कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। या निशात की चुनकर मद्दतों में व्यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। बोलते आने के तमाम नाजरीन, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बोलते आने यूट्यूब चैनल, आपको जैसे पता ही है कि एक से एक सेलिब्रिटीज हम लाते हैं। उन सेलिब्रिटीज जो वो म्यूजिक से हो, डांस से, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर, वैल्यूज, एजुकेशन फील्ड वगैरह, वर्ल्ड पीस। There are so many things. It's a big domain that we have been sharing. Personalities, and one of the great personalities from the Indian music system that we are going to introduce you. But before that, मैं आपसे उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बोलते आने के इस YouTube चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वो सारी एपिसोड्स मिलती जाएं जिस पे हम जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज लाके हम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, जो मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है, और गंगा जमनी तहजीब को हम शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दूर बैठे बड़ौदा यानी बड़ोदरा के शहर से एक ऐसे हस्ती जो कि हमारे साथ शिरकत कर रही हैं, पंडित दीपक क्षीरसागर जी। आप हवाई गिटार के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, स्लाइड गिटारिस्ट भी बोलते हैं। आइए, क्या हाल है पंडित जी? और ये बताइए, बड़ी दूर से इस वक्त हमारे नाजरीन के साथ आप मुलाकात कर रहे हैं। पहला सवाल आप सबकी तरफ से वो ये है कि बड़ौदा में बैठे हुए, ये बताइए बड़ौदा कब से वहां पर रह रहे हैं? बड़ौदा किस तरीके का शहर है और आप किस तरीके से वहां रम गए हैं वहां की सभ्यता में? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि डेविड साहब ने बताया आपको, मैं यहाँ वडोदरा से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बड़ा ही खूबसूरत शहर है, कल्चरली वेरी रिच। गुजरात का पहला बड़ा कल्चरली रिच शहर, मैं कहूँगा कि अहमदाबाद से भी ज्यादा, जहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि बस क्या बताऊं आपको। म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं। कोई ऐसी कॉन्सर्ट नहीं होगी जहाँ पे आप 1,500 से कम की ऑडियंस यहाँ पे आपको मिल जाए। कम से कम 1,500 की ऑडियंस आपको मिले। बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ये शहर है। डेफिनेटली। और हुआ ऐसा कि वैसे तो मैं जोधपुर राजस्थान से संबंध रखता हूँ, वहाँ का जाया जन्मा हूँ, वहीं पे मेरी पढ़ाई पूरी हुई जी। लेकिन यहाँ पे द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सन 2007 में मैं यहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया था, शास्त्रीय गायन विषय में। ओके। और हालांकि मैंने 2014 में सेवा से स्वैच्छिक से सेवानिवृत्ति ले ली जी। और ये सोचा कि मुझे अब एक ही दिशा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उस विचार को लेके मैं निवृत्त हुआ जी, और बाकी की जिम्मेदारियों से, और पूर्ण समय जो है वह गिटार और गायन की सेवा में। तब से मैं यहाँ बड़ौदा में ही रह रहा हूँ और
बस Very लोगों good. का प्यार यहाँ पे इतना है कि यहाँ से जाने नहीं देते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए दीपक जी कि आप तो टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन के आर्टिस्ट हैं और ये बड़ी रेयर उपलब्धि है किसी के लिए, और इक्वली आप इंस्ट्रूमेंटल के साथ आप गायन में भी आपका है। इन सारी बातों को हम एक मोज़ाइक के तरीके से भी प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारे तमाम नाज़रीन जी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गाएं भी, थोड़ा बजाएं भी, सेलिब्रेट करें और आपकी पूरे जीवन। लेकिन पहला सवाल जो इससे मिलता जुलता है, परिवार जो आपका था शुरू से, जाहिर है कि हमने सुना भी है और आपके बायोडेटा को जब खंगाला तो उसमें देखा आपके पिताजी और आपके घर में तमाम लोगों का, एक परिवार का पूरा माहौल ऐसा था कि आपको संगीत की जी। पारिवारिक जो नॉलेज है वहां से मिली। उनके बारे में बताइए, पिताजी से या दूसरे लोगों, आपके गुरु, शिक्षा और इसमें विशेष रुचि किस तरीके से आपके गायन के साथ, और आपके घराने जो हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जरूर। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ऐसी जगह पे हुआ, ऐसे घर पे हुआ जी। जहाँ पे सुबह से लेके रात तक केवल सुर ही सुर, शास्त्रीय संगीत के सुर और तानपुरा गूंजा करता। मेरे दादाजी पंडित बीएन क्षीरसागर, वह अपनी उम्र के 90वें साल में ग्वालियर चले गए थे और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी और एवं पंडित राजा भैया पूछवाले जी से उन्होंने ग्वालियर घराने की तालीम 22 साल तक। और वापस पूना आने के बाद में उन्होंने 7 साल तक पंडित रामकृष्ण बुआ बहरे बुआ जी से, जिनको बहरे बुआ के नाम से जानते हैं लोग, तो किराना घराने के उनसे उन्होंने 6 साल तक उन्होंने निरंतर वापस तालीम उन्होंने उनसे ली। और हुआ ऐसा कि एक दिन अली अकबर खान साहब मुंबई रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। वहां हमारे दादाजी का भी गायन था, काबरा साहब भी वहां पे, अच्छा, दामोदर लाल काबरा जी भी उस समय उनके साथ में ही थे। जी 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 जी, सरोद बजाया करते थे। बहुत बड़े। तो उन्होंने हमारे दादाजी का गायन सुना और उन्हें तुरंत ही जोधपुर आने का निमंत्रण दे डाला कि आप वहां पे, मैंने कला केंद्र की स्थापना की है तो आप वहां पे उसे संभालिए, वोकल म्यूजिक डिपार्टमेंट। तो तब से हमारे दादाजी जो हैं वो 1967 से जोधपुर में आ गए। तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार जोधपुर शिफ्ट हो गया। साथ में मेरे पिताजी उनसे गाना सीख ही रहे थे और मेरे पिताजी ने बाद में पंडित संगमेश्वर गुरव जी से भी थोड़ी तालीम ली किराना घराने की। जी जी। तो इन दोनों से जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद से काफी साल तक, यानी लगभग मुझे याद है कि ऐसा कहते हैं कि उम्र के 3रे साल में मैंने भोपाली में बड़ा ख्याल ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया था। क्या बात, वाह वाह, लाइव शो में। अच्छा। और वहां से स्टेज से वापस मेरी मम्मी के पास में पीछे आते तक मुझे 1.25 घंटा लग गया था। इतने लोगों ने बीच में मुझे बिठा के रखा था। ऐसा मेरे पिताजी बताते हैं। It is wonderful. फिर उसका उदयपुर रेडियो से प्रसारण भी हुआ। लेकिन जिसे मैं कहूंगा कि मेरी जो विधिवत जो तालीम है, मुझे समझ में आने लगा गाना बजाना वो 16-17 की उम्र के बाद से। थोड़ा तब तक जैसे आप जानते हैं थोड़ा अल्हड़पन रहता है, थोड़ा चित्त नहीं लगता, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना है, पढ़ाई से जी चुरा के जो है वो यार दोस्तों के साथ गप लड़ानी है, ऐसा सभी जो एक नेचुरल एक ब्रॉटअप हुआ करता है सभी का, वैसा एक चल रहा था। जी जी। तो जब मैं 12वीं में आया तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब ऐसा है कि या तो तुम नेशनल बैडमिंटन खेल लो या गाने में, या बैडमिंटन का रैकेट ऊपर रखकर तानपुरा पकड़ लो, दोनों में से कोई एक ही चीज चलेगी। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, तो फिर गाना बजाना ही कर लेते हैं और क्या। तो वहां से एक मेरी, जिसे कहना चाहिए विधिवत तालीम मेरी वहां से मेरी शुरू हुई। और उसके बाद में हालांकि बचपन से गाना सीख ही रहा था, लेकिन मुझे गिटार का पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब का कार्यक्रम सुन के वो सीखने की बड़ी मेरी
एक लालसा जागृत हो गई थी। और हमारे घर में गिटार हुआ करता था, हवाई गिटार। वो मुझे हालांकि किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मैं वो बजा लेता था और उसपे थोड़ा फिल्मी गाना वगैरह ऐसा मैं बैठे बैठे में बजाता था बचपन में, 8वें 10वें 12वें साल में। तो हमारे दादाजी ने कुछ सोचा और पंडित सतीश खानवलकर जी के पास में मुझे गिटार सीखने के लिए भी उन्होंने साथ साथ भेजना शुरू किया। ओके। तो इस तरीके से मेरी इन दोनों विषयों में विधिवत जो मेरा तालीम था वो शुरू हुआ। और धीरे धीरे रियाज के आवर्स, यानी 2 घंटे का गाना 2 घंटे का गिटार, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये दिन में 16 घंटे तक पहुंचा। ओ, धीरे धीरे करके। वाह वाह। उसमें दादाजी तालीम देते थे गाने की, उसमें 6 घंटे गाना कंपलसरी था और 8 घंटे गिटार बजाना जरूरी था। अरे वाह। और फिर धीरे धीरे समय के साथ में ऐसा हुआ कि गिटार में थोड़ी ज्यादा पहचान बनती गई। तो हमारे दादाजी ने कहा कि गिटार भी बजाएगा तो गायकी अपने घर की बजाएगा, बजाओ, कोई दो राय नहीं। फिर समय आते आते थोड़ा रेडियो का रिकॉग्निशन वगैरह ये सब भी मिलता गया। तो यहाँ से मेरी यात्रा जो शुरू हुई वो अभी भी शुरू है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अभी भी खुद को एक संगीत का विद्यार्थी ही समझता हूं। बहुत अच्छी बात है। और मेरा रोज का एक स्ट्रगल होता है। रियाज करके उठने के बाद में आई फील अ वॉइड, पता नहीं किस चीज का होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज जिस चीज को छोड़ा है वो कल जरूर उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये हाथ से चला जाएगा, नहीं तो गले से चला जाएगा। देखिए, ये एक जो स्ट्रगल का पीरियड किसी भी आर्टिस्ट या बड़ी शख्सियत का होता है, सबसे अहम। कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो ये एक स्ट्रगल का पीरियड, जो मुस्कुराहट और छाले पड़े हुए हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपने बयान करी। और अभी भी आप में ह्यूमिलिटी, सादगी और जो सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी इंसान में, वो है। इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जी। थैंक यू सर। एंड ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से मैं आपसे परिचय में हूँ, आपको जानता हूँ, आपको अडॉप्ट करता हूँ। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। क्योंकि कई बातें ऐसी होती कि केवल म्यूजिक से काम नहीं बनता, थोड़ा बाकी के जो व्यवहार है उसको भी समझना पड़ता है। उसी को संस्कार कहते हैं कि आपको पूरा एक बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहता है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए कि आपने जो एक नींव जो वहां से खड़ी की थी और जिसके कारण हमें कुछ ऐसी दिशा मिली, जिसके कारण आज हम ये गिटार पकड़े हुए हैं और बजा रहे हैं निरंतर संघर्षों के बाद। जी, ये सारी बातें मैं अभी बीच में करूंगा, और अभी तो कुछ टाइम हम बिताएंगे इन तमाम ऐसी बातों पे, और सारे पहलू अभी सारी उसकी परतें धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन अब शाम का वक्त हो रहा है और मैं आपसे कुछ ऐसी इम्प्रॉम्प्टू, कुछ ऐसी गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन की तरफ से भी, और कुछ जहन में जो आएगा तो एक गुलदस्ता सा बनाते हैं। चलिए, एक प्रपोजल है मेरे दिमाग में और आपसे हम सुनना चाहेंगे। एक तो आपका बजाना भी हो जाए और गायन भी होगा, लेकिन सबसे पहले जैसे कुछ यमन पे कोई बंदिश अगर आप पेश करें हमारे नाजरीन के लिए, बड़ा क्या बात है। जरूर से। तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उसको गुनगुनाऊंगा पहले। अरे वाह, और उसके बाद में मैं उसे बजाता हूँ। हाँ, पहले गुनगुनाइए। तो जो हमारे जो वोकल म्यूजिक को अप्रिशिएट करने वाले जो लोग हैं उन तक भी मैं पहुंच पाऊंगा। फर्स्ट क्लास कोशिश करता हूँ मैं जी, प्लीज।
पेश खिदमत है। क्या बात। लंगर तू करज न छूबो, वाह वाह। लंगर तू करज न छूबो, मोरी गगरिया हारी अबद हो गारी, ओ ब्रजनारी निरख निरख सब हस हस दे मोहे गारी, लंगर तू करज न छूबो। वाह वाह। क्या बात। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। क्या बात। बहुत बहुत वाह वाह। अच्छा दीपक साहब ये बताइएगा कि अब तो मेरा मिजाज ऐसा बनता जा रहा है, मैं अचानक से कोई रिक्वेस्ट आपसे या फरमाइश करूंगा अपने तमाम नाजरीन के बिहाफ से, जैसा कुछ भी आता रहेगा, कुछ कुछ बातचीत भी करेंगे। इस वक्त अचानक से पता नहीं क्यों मेरा दिमाग में ऐसी बात आई, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद राशिद खां, तमाम ऐसे बड़ी शख्सियात जिन्होंने एक, क्योंकि मैं क्लासिकल ले लिया, सेमी क्लासिकल लूंगा, कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग लूंगा, कुछ फोक लूंगा, अलग अलग के तजर्बे करेंगे ताकि ये गुलदस्ता हमारी हर तरीके के नाजरीन जो हैं उनको रैलिश करने को मिले। तो इस वक्त ख्याल अचानक से आया कि क्यों ना मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि याद भी आकी आए, कुछ अगर कर दे इस वक्त, अगर मुश्किल ना हो प्लीज। क्या बात है, तो मैं we'll be कोशिश करता grateful हूं। to you, प्लीज। मैं जरूर कोशिश करता हूँ, कोशिश प्लीज। मेरे दिल के बहुत पास है। नहीं, मेरे को सुबह से किया है। दिमाग में गूंज रही थी, तो मैंने कहा कि आपसे आज इसी वक्त गुजारिश कर लेता हूँ। क्या बात है, मैं कोशिश करता हूँ जी। क्या बात। वाह वाह वाह।
वाह। याद पिया की आए, क्या बात। ये दुख सहाना जाए, हाय हाय याद हाय। पिया की आए। This is so enthralling, melodious, brilliant और romantic और इतना ज्यादा मतलब पुरानी चीजों के पीछे ले गए, यादों के ऊपर, मेमोरीज के ऊपर कि यूं तेरी याद से जी घबराया, यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो जैसे, और तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे, मेरे ही दिल की सदा हो जैसे। इतना यादें आ गई, क्या क्या ना जाने। मैं तो एजेंडा बनाकर आया था कि मैं बहुत सवाल करूंगा इधर उधर, पता नहीं क्यों इस वक्त वो खजाने मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब में मिले। खजानों में खजाना एक मेरे को याद आया इस वक्त के, जब हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मुश्तरका तहजीब को, और बड़े गुलाम खान साहब को करा, राशिद साहब को करा, अचानक से मेरे जी में आया यार एक गुजारिश और करूं। और ये गलत बात है मेरी कि मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अगर आप कर पाएंगे तो बड़ा अच्छा। यमन में एक बड़ी एक खास गजल याद आ गई मुझे, खराज अकीदत पेश करते हुए उस्ताद शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब को, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। दुनिया में हजारों हजारों करोड़ों लोग हैं जो उनको बहुत मानते हैं। और यमन पे उनकी एक गजल इसी वक्त मेरे को तसव्वुर हो रही है, उसके कमाल है कि रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए। अगर आप प्लीज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जी मचला रहा है इस वक्त, तो मैं जरूर कोशिश याद करता के हूँ। बेनिशान नज़ीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। तो इस आप खराज अकीदत मेहदी हसन साहब को ये पेश कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। रंजिश ही सही जी, दिल ही दुखाने के लिए आ। जी जी जी, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। वाह, ये कोशिश मेरा करता ख्याल है हूँ। अहमद फराज साहब का कलाम बहुत है। मुश्किल गजल है, और
और गजल को इंस्ट्रूमेंट पे निभाना, आप तो जानते हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे गजलकार हैं, गजल अच्छा कहते हैं, समझते हैं। ये जो तो इंस्ट्रूमेंट मैं बजा कोशिश रहे करता हैं, हूँ आपकी इजाजत लेते हुए। तो हाँ ठीक है, ठीक है, करिए प्लीज। क्या बात है। क्या बात है। हाँ। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। क्या बात, क्या बात, पूरी की पूरी आपने सामने उतार के इमेज पूरी रख दी इतनी खूबसूरत गजल की। मैं असल में अभी जैसे मैं देख रहा था, आप इतने डूबे हुए थे बजाने के अंदर, और इस पे तंत्रकारी की तो है, गायन भी है, मींड का काम भी है। ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है हवाई गिटार, या इसको और कैसे, किन नाम से जानते हैं, कैसे पॉपुलराइज, इसकी खसूसियात के बारे में कुछ एक बातें बताइए, क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी अगर इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा नहीं, जी, अगर जरूर, हमारे जरूर। नाजरीन जान पाए, थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये जो मेरे हाथ में जो वाद्य है, उसको मैं इंडियन स्लाइड गिटार कहता हूँ, या हिंदुस्तानी क्लासिकल गिटार कहता हूँ। अब इसका जो एक्चुअली ओरिजिन है, वह ऐसा देखा जाए
तो कहते हैं कि हवाइन द्वीप से यह इंडिया में कलकत्ता में माइग्रेट करके आया और वहां से वो हवाइन गिटार में के रूप में अच्छा। बजने लगा। ओके। फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए। तो एक क्लासिकल में सबसे पहले इसको लाने का श्रेय देखा जाए तो उस्ताद हजारा सिंह जो अमजद अली खान साहब के जो पिताजी थे, अरे खूब खूब सुना है हमने हजारा सिंह जी। उनको दिया जा सकता है। उन्होंने अपने गिटार में सबसे पहले चिकारी का यूज करना उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। हालांकि कुछ ऐसा माना जा सकता है कि थोड़ा टोनल क्वालिटी वगैरह उस समय के हिसाब से इम्प्रूव नहीं थी, इसलिए वो उतना पॉपुलराइज तो नहीं आस्ते हो आस्ते पाया बढ़ता सितार गया। सरोद, जी जी क्योंकि जी। वो जमाना ही कुछ अलग अलग फर्क हुआ था। करता था। जी 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 जी। कुछ नई चीजों को हालांकि जो ऑडियंस है वो भी अडॉप्ट जल्दी से नहीं करती थी, तो ये एक कारण हो सकता है। फिर बाद में इसको सुनील गांगुली जी ने बजाया, वैन शिपले जी, जी बड़ा ने नाम, वो बजाया। भी खूब सुना है जी। और इसका जो एक जो जर्नी शुरू हुई वो हम कहते हैं कि पंडित बृजभूषण काबरा जी से जी, ये बड़ा नाम वाद्य है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित जी रूप से इंट्रोड्यूस हुआ। जी जी तो जी। उन्होंने अपने गिटार में कुछ सितार के जैसे तरब वगैरह लगा के और चिकारी लगा के, और उसको उस पे उन्होंने पूरा क्लासिकल बजाया, जिसमें उस सबसे पहले अगर आपको याद हो कॉल ऑफ द वैली करके उनका एक एल्बम निकला था, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जी ऐसे दिग्गज कलाकार उस जी समय के, जी। उन्होंने वो ट्रायो वो बजाया था। तब से ये वाद्य धीरे धीरे पॉपुलराइज होना शुरू हुआ। ओके। फिर जैसे कि टेंडेंसीज हैं कि हर एक कलाकार अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ एडिशन या हाँ कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है। कभी हाँ तारों हाँ। की संख्या उसे कम चाहिए होती है, कभी उसे विड्थ ज्यादा चाहिए होती है, वो सब डिजाइन के हिसाब से जी हर एक कलाकार ने धीरे धीरे उसमें चेंजेस करने शुरू किए। तो जो एक मेजर चेंज किया वो पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा नाम से किया जी 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 जी। उसमें। और फिर तो अभी यानी एक समय ऐसा था जब मैं गिटार बजाना शुरू किया था मैंने, तो गिटार के चुनिंदा एक 4-5 नाम ही हुआ करते थे ओके। जो गिटार बजाते थे। उसमें एक वरुण पॉल जी का नाम आया करता था, हाँ सुना है खुद बिल्कुल। विश्वमोहन जी और पंडित बृजभूषण काबरा जी। काबरा। फिर उसके बाद में एक वॉइड था, फिर देवाशीष भाई ने बजाया गिटार, और मेरे गुरुजी सतीश खानवलकर वो बजाते थे, और फिर मैं बजाता था। उसके इंदौर बाद के। और हाँ एक हाँ। इंदौर के, जी और जी बनारस से कमला शंकर जी थी, वो गिटार बिल्कुल। बजाती थी। जी तब जी। तक इतने ही नाम थोड़े ऐसे से। हाँ हाँ हाँ। दिखते थे। लेकिन अब उसे मैं बहुत खुशकिस्मती कहूंगा कि आज गिटार के इतने अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जी बजाते हुए, बहुत जी जी अच्छा जी भी बजा रहे हैं। जी। तो अब ये मानना चाहिए कि इसको पूरी तरीके से शास्त्रीय संगीत के ऑडियंस ने अडॉप्ट कर लिया है, रिकॉग्नाइज भी कर जैसे दिया है। सितार, और रिकग्नाइज किया है। हालांकि नाम को लेके कई मतभेद भी रहे, लेकिन म्यूजिक म्यूजिक है, म्यूजिक। और म्यूजिक तो चेंज नहीं होता है, वो हर एक कलाकार की अपनी उपज है, उसमें वो जैसा बजाना चाहे उसके लिए जी उसे पूरी जी छूट जी है। जी जी। तो बहुत इसमें सुंदर। कुछ हाँ हाँ। सरोदंग, हम्म। कुछ गायकी अंक, कुछ इंस्ट्रूमेंट का सितार का अंग, मैं आपको जैसे आप हाँ हाँ। अगर बातचीत हमारी इस पे आप थोड़ी प्लीज होती है तो मैं आपको बताऊंगा बताइए प्लीज। हाँ हाँ। कि इस पे और वाद्यों की अपेक्षा थोड़ा इन चीजों को बजाना सुलभ हो जाता है, सहज है ओके। उसमें। लाइक हाँ ये जो सरोद के स्ट्रोक हैं वह, तो अगर आप सामने बैठ के नहीं सुन रहे हैं तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि सरोद बज रहा है। वो दारा 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 के जो बोल हैं मुझे उसमें ऐसा लगा पॉसिबल हैं। कैसे रोज बज वैसे रहा ही सितार के है। हाँ, तो सितार की फीलिंग आ रही है। दा हाँ द्रा द्रा के बोल, दिर दिर के बोल, हाँ। ये इसमें थोड़ा बजाना सुलभ हो जाता है। और अरे वाह, गायकी तो खैर क्या चूंकि बात क्या पूरी एक बात। मींड का काम, मीन का सिंगल काम बहुत है इसमें। का काम इसमें पॉसिबल है एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट।
मैं और इंस्ट्रूमेंट को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, नहीं। हर एक का अपना एडवांटेज है, अपना ड्रॉबैक है। बिल्कुल है। तो गायकी अंक अगर आप इस पे बजाना चाहते हैं तो मान लीजिए सा नी, ये अगर गाने का अंग आपको इसमें बजाना है तो यू कैन डू दैट। ओके। सिंगल स्ट्रोक में और सिंगल मिनिमम स्ट्रोक में स्ट्रोक्स में वो विस्तार बात, उस पे है। विस्तार उसका हो सकता है। क्या बात। ये उसका विस्तार हो सकता है। मतलब एक गायकी तो इसमें काफी गायकी अंग जो है उसको समा लेता अंग है। इसमें बजाना बिल्कुल उसमें समा बहुत लेता अच्छा है, लगता है। तो बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है। अब मैं बैठे बैठे ये सोच रहा कि आपने कितना अच्छा लेग दिया, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हुई और आप बोल रहे थे, अब मेरे जहन में ना जाने को तस्वीरें भूली बिसरी यादें लेके उभर रही, और मैं बैठे बैठे सोच रहा कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की यमन में रंजिशी सही जब सुनाई तो भारत रत्न स्वर कोकिला नाइटिंगेल की इमेजरी अचानक से आई और दर्द के साथ, खुशी के साथ भी एक ऐसा तस्वुर करा मैंने उस चेहरे को, एक महानतम हमारी संगीत की जो विभूति गायिका लता मंगेशकर जी, उनके बारे में सोच रहा है। क्योंकि मेहदी हसन खान साहब को जब उन्होंने बोला कि इनके गले में तो लगता है भगवान है, मेहदी हसन साहब के लिए बोला, मैंने कहा जब इतना बड़ा आदमी ऐसे बोल रहा है वो कितना खुद कितना बड़ा है कि भाई हमें 70 साल आपने गाया और बेमिसाल मैचलेस गाया और कोई फील्ड नहीं छोड़ी। उनकी फील्ड बेशक क्लासिकल थी लेकिन बॉलीवुड के उनके गाने क्लासिकल बेस्ड थे काफी, जो 50s 60s और 70s में गा गई वो दौलत है, और वो ऐसी दौलत जो छोड़ के गई हैं कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे मदन मोहन साहब, शंकर जयकिशन जी थे, नौशाद जी थे, एस डी बर्मन जी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह हजारों नाम सभी ने गवाया, कल्याण जी, आनंद जी, क्या क्या उन्होंने रंग दिखाए। तो मैंने कहा यार कि ये तो प्रोग्राम ही नहीं हो सकता अगर मैं एक ऐसी गुजारिश या निवेदन ना करूं आपसे कि उनकी गाई हुई एक किस मोड़ से जाते हैं, अगर ना गाया या कोई भी आपको आए समझ में, आप ऐसी महान विभूति लता मंगेशकर जी को हम सलूट नमस्कार, क्यों नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये गाना अगर से उनका तो हर बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर जरूर से अब मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि उनका शायद 1% भी मैं न दे पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि जरूर देना चाहूंगा इस तरीके नहीं, बोलते आने के तमाम नाज़रीन, तो जितने हमारे फिर दर्शक, उनकी तरफ से खिराज अकीदत हम पेश कर, श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, ट्रिब्यूट टू मैडम लता मंगेशकर जी। जी जी, माय हम्बल ट्रिब्यूट्स। ठीक, आई स्टार्ट विद किस नोट से जाते। ठीक है सर।
क्या बात है। वाह वाह, सिर्फ वाह वाह निकलेगी और कुछ नहीं। इतना खूबसूरत आपने बजाया, तमाम तस्वीर बहुत सामने शुक्रिया। क्लियर हो गई। इस पे एक्स्ट्रा अगर बोलेंगे तो मेरी तरफ से बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ले गए आप इस प्रोग्राम को। और बस अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद मैं दो बातें अब आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कोई मैसेज आप हमारे यंगस्टर्स को खासकर दीजिए जो सीखते हैं म्यूजिक में, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, या और भी। तो कोई भी कला का क्षेत्र ले लें, एनी डोमेन, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट, लिटरेचर वगैरह, जी। तो उस पे आपकी तरफ से कोई मैसेज, क्योंकि आपने वो जमाने देखे हैं यूथ फेस्टिवल में, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट करते थे बहुत पहले। क्या क्या बात। और हमने तो बिल्कुल। आपको देखा है, एज ए स्टूडेंट भी देखा है, और आप किस तरीके से पक पक पे बढ़ते 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 टॉप ग्रेड बन गए। तो एक तो मैसेज दीजिएगा, और आखिर में मेरी अपनी, मैं आपको तैयारी का टाइम भी दे रहा हूं ताकि आप उसको देख लीजिएगा। मेरी एक पसंद है, और वो ऐसी राग है जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूं, भैरवी। उस पे जाते जाते कुछ थोड़ा सा बजाइएगा, आहा, एक मैसेज दीजिए और भैरवी कीजिए, फिर इस प्रोग्राम का हम जरूर। इख्तिताम करेंगे। प्लीज आप मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कुछ मैसेज दे पाऊं। मैं केवल अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स आज के हैं, वह हमारी जनरेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड और तैयार है, ये मैं अनुभव करता हूं। ठीक। लेकिन एक तो हमारे समय में इतना कुछ सोशल मीडिया का और न तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह का जमाना हुआ करता था। तालमाला भी बहुत 90 के दशक में आके तालमाला, इलेक्ट्रॉनिक तालमाला आई, तब तक हाथ से ताली देके जो है वो रियाज हुआ करता था। ये सब चीजें अभी आ गई हैं। लेकिन जिस बात की मैं कमी महसूस करता हूं वह यह है कि टेक्नोलॉजी है, लिटरेचर है, लेकिन समहाउ सभी लोग इन सब चीजों को आर्ट के संस्कारों में कन्वर्ट नहीं कर पाते। शायद उसका कारण ये होगा कि रियाज 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 जो हमारे दादाजी हमें कहते थे, मेरे गुरु एवं दादाजी, कि कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, रियाज बढ़ाओ, उसका उत्तर तुम्हें अपने आप मिलना चाहिए, कोई समझाना नहीं चाहिए उसका उत्तर। तो मैं ये बात एक कहना चाहूंगा कि खूब रियाज करें, और ऐसे गुरु के पास में सीखें जो भले ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन वो आपको परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में कन्वर्ट करने की योग्यता रखता हो। ऐसे गुरु के पास में भले ही उसका बहुत बड़ा नाम न हो, चलेगा, लेकिन आपके गुरु के साथ आपकी आत्मा मिलनी चाहिए। ऐसे गुरु के पास में आप सालों बिताएं, खूब सीखें। रोदारी बिना, क्योंकि यूट्यूब देख के सीखा नहीं जाता है, फेसबुक में आई हुई क्लिपिंग देख के सीखा नहीं जाता है। सीखने के लिए आपको एक, गलत और वापस सब जगह घूम के जाने के लिए आपको एक घर की आवश्यकता होती है जहां आप शाम को वापस अपने घर पे जा सकते हैं। तो वो आप एक घर तैयार करिए, मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा जी। और खूब रियाज करें। जितना आप रियाज करेंगे, द ग्लैमर, मनी, the social recognition, awards, everything will come to you. You need not come to that. Correct. आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कार्यक्रम, पैसा, शोहरत सब आएगा, लेकिन आपको केवल शर्त यह है कि रियाज आपको करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप रियाज करेंगे उतना ज्यादा आप तेजी और तैयारी में अंतर कर पाएंगे। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज की जनरेशन 8 क्या 10 गुना और 16 गुना में तान निकाल देती है इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन काफी को ये समझ में नहीं आता है। डेविड साहब, मैं ये खासकर बताना चाहूंगा कि तान कब बजानी है और बजानी है भी या नहीं, यह जिस दिन समझ में आ जाता है, उस दिन से आप संगीत के उस एडॉब में आप
गोते लगाना शुरू करते हैं, तब तक आप बाहर ही घूमते रहते हैं कहीं। तो बस इसी तेजी और तैयारी के फैक्टर को समझ के आज का यंगस्टर अगर करेगा, मेहनत करेगा, तो हमसे ज्यादा अच्छे अच्छे कम उम्र के बजाने वाले हैं। तो वो और किसी मुकाम पे ले जाके अपने इंस्ट्रूमेंट को और अपने गाने को वहां पे रख सकते हैं, जहाँ पे पहले भीमसेन जोशी जी ने, पंडित राजन साजन मिश्र जी ने, राशिद खान साहब ने, विलायत खान साहब ने, ऐसे सब लोगों ने जहाँ पे म्यूजिक को ले जाके रखा है, वहां पे ये लोग ले जाके रख सकते हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। और जैसे ही आपकी एक आज्ञा है कि भैरवी से इसका समापन होना चाहिए जी, कुछ मैं भी यही समझता हूँ कि बात नहीं तो अधूरी रह जाती है। जी 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 जी, बिल्कुल, बिना भैरवी के। तो कोशिश करता हूँ भैरवी के कुछ आलाप बजाता हूँ और हम वहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है। क्या बात। क्या बात।
तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारे साथ सीधे वडोदरा से जुड़े हुए थे पंडित दीपक क्षीरसागर साहब, और हवाई गिटार पे उन्होंने बड़ी मधुरता से सारा मुजाहरा भी करा और बहुत सी यादें शेयर करी। हम उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम में बोलते आईने के, और आपने हमारी रोशनी और जगमगाहट को, इस प्रोग्राम को इतने चार चांद लगा दिए कि ज़मानों तक हम आपके आभारी रहेंगे और रैलिश करेंगे आपके इस कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि बोलते आईने में जिस तरीके से आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं, ये एक हमारा शोध या रिसर्च का काम है और डेटाबेस क्रिएट हो रहा है जो फ्यूचर जनरेशंस देखेंगी और वो अपने रिसर्च में लिखेंगी, पीएचडी करेंगी, डिलीट करेंगी, उस पर इस तरीके से इन प्रोग्रामों को भी वो रेफर करेंगे एज एन रेफरेंस। मैं आपका बहुत दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ दीपक साहब, आपका इस प्रोग्राम में आए। और आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने।